Hello student, today we are going to start our next chapter, that is laws of motion. फाइन, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मोशन क्या होता है एंड अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और हम इनके लॉज को देखना चाहते हैं. फाइन, तो इसके पहले कि हम इनके लॉज को स्टार्ट करें हम एक टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, दैट इज फोर्स. फाइन, क्या होता है फोर्स? तो हमें पता है कि ये एक एक्सटर्नल एजेंट है. अपन इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स may be defined as an agency, जिसको आपने बेसिक क्लास में ऐसा पढ़ा था, पुश और पुल. फाइन, which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or direction of motion of the body. आपको सिंपल से इतनी सी बात समझनी है कि फोर्स की पॉइंट्स के जरिए इसका होता है फोर्स ये एक एजेंसी है जो कैन बी चेंज्ड और ट्राई टू चेंज. क्या क्या? तो रेस्ट टू मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में, या फिर थर्ड उसकी डायरेक्शन. फाइन, ये चेंज कर सकता है. ठीक है. अच्छा, और एक अगर वो चाहे तो उसका शेप भी चेंज कर सकता है फोर्स लगा करके. तो मतलब क्या समझ में आया कि फर्स्ट वो स्पीड चेंज कर सकता है, दूसरा वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है एंड तीसरा वो उसका शेप चेंज कर सकता है. तो आप अपनी डेफिनेशन जैसे मन कर वैसा बना कर सकते हैं. क्या? फोर्स is an external agent which can change or try to change speed, direction and shape of the object. Fine. इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नाउ हम आते हैं अब मोशन के ऊपर. ठीक है. तो इसमें कई लॉज आए जो कि फेल भी हुए. हम एक एक करके इनके लॉज के बारे में पढ़ते हैं. इनका क्या कहना था? देखिए, इनका ये कहना था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर होती है जो किसी बॉडी को मोशन में रखे. फोर्स के डेफिनेशन इन्होंने क्या दी? इन्होंने कहा इट स्टेट्स दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन. जो कि बाद में ये फेल हो गए थे. ये लॉ जो है ना, दिस लॉ इज रॉन्ग. बाद में इसको गलत करार दिया गया है. कारण क्योंकि अ फोर्स रिक्वायर्ड टू काउंटर द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जो अपोजिंग फ्रिक्शन होती है उसको ही काउंटर करने के लिए हमको फोर्स रिक्वायर्ड होता है. सिर्फ और सिर्फ इसे ही फोर्स कहते हैं ऐसा नहीं है. तो फिर एक आगे और डेफिनेशन आई हमारे पास, एक और लॉ आया हमारे पास. और इस समय गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उनके अकॉर्डिंगली क्या मिला?
ये बहुत ही कॉमन सी बात है आज के समय के हिसाब से, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में जो चीज दिया वो जरा समझते हैं। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखिए गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन पे है ना, कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे है, ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, सपोज उन्होंने ऐसा एग्जांपल दिया था, एक इंक्लाइंड प्लेन हो गई है, ये इसके ऊपर रखिए। नाउ यहां पे हमने एक बॉल रखा, कोई सा भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये बॉल अगर नीचे की तरफ जाती है तो इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन, और यही इसका रिवर्स अगर करते हो, अगर ऊपर की तरफ जाती है, डाउनवर्ड अगर जाती है, तो इसको हम कहते हैं क्या, एक्सीलरेशन। अपवर्ड अगर जाएगी तो इसको हमने कही, अपवर्ड अगर जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। एंड थर्ड जो इन्होंने कहा वो ये कहा कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करेगी तो इंटरमीडिएट सिचुएशन होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट सॉल्यूशन, इंटरमीडिएट स्टेट, मतलब रिटार्ड भी होगी और एक्सेलरेट भी हो सकती। तो इनके अकॉर्डिंगली जो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की जो डेफिनेशन आई वो क्या थी, इनके अकॉर्डिंगली ये कहना था कि अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड अलोंग a straight path will continue to move with the same speed along the same straight path in the absence of external force। हमारी कार्यक्रम की शुरुआत इसी डेफिनेशन से होती है। इसके बाद हमने अपना डेफिनेशन और ज्यादा क्लैरिफाई किया और उसके बाद हमने लॉज पढ़ना शुरू किया। लेकिन इन्होंने जो कहा था वहां से पूरी चीजों की शुरुआत होती। क्या बोला इन्होंने कहा अ बॉडी मूविंग with a certain speed along a straight path will continue to move with सेम स्पीड। ध्यान रखें यहां पे इन्होंने डायरेक्शन की बात कर ली। इन्होंने कहा अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, मतलब रास्ते में जब तक कोई आकर के उसका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा, चेंज नहीं करेगा, तब तक उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। इसलिए इन्होंने कहा इन द एब्सेंस ऑफ क्या, एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फाइन। अब यहां से शुरुआत होती है हमारी लॉज ऑफ मोशन के सबसे पहली कड़ी, जिसको हमने पढ़ा और पहले से ही पता है हमें, इनर्शिया। क्या होती है भैया इनर्शिया? तो इनर्शिया एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टेट चेंज नहीं करता। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब रेस्ट से मोशन में नहीं आता, या फिर अगर वो मोशन में है तो मोशन से वो रेस्ट में नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल body by virtue of मतलब की वजह से, है ना, by virtue of which it cannot change by itself its state of
rest or of uniform motion in a straight line is called inertia. इसका मतलब सिंपल सा ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दूसरा ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एंड थर्ड वन इज कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वह यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और ये सभी एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड होने चाहिए। बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगाने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। अनबैलेंस का मतलब जितना फोर्स ऑफ ऑपोजिशन है ऑब्जेक्ट का उससे ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा तो स्टेट ऑफ चेंज होगा। अगर वो जितना अपोज कर रहा है उतना ही आपने फोर्स लगाया तो कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब न्यूटन्स जो अभी हम लॉज देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे पाएंगे कि हमने बैलेंस फोर्स लगाया तो कुछ नहीं होगा, हमें अनबैलेंस फोर्स लगाना होगा। फाइन। तो इनर्शिया 3 तरीके की होती है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखो यार, इनर्शिया का मतलब है द ऑपोजिशन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। एक सिंपल सी लाइन याद रखना, क्या है इनर्शिया का मतलब? ऑपोजिशन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज होने का अपोज करती है, विरोध करती है, इसे ही कहते हैं। तो कौन कौन से स्टेट? तो सबसे फर्स्ट हमने बात कर ली इनर्शिया ऑफ रेस्ट। भाई अगर वो रेस्ट में है, हम फोर्स लगा के उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो वो इस चीज का अपोज करेगी, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड वन inertia of direction। क्या क्या चीजें हो गई? inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आपको याद करा रहा, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर आपने उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स लगाया है और उसको मोशन में लाना चाह रहे हो तो इस बात का वो अपोज करेगी। अगर वो मोशन में है और अनबैलेंस फोर्स लगाया वो रेस्ट में लाना चाहते हैं आप, दैट मीन्स ब्रेक अप्लाई करा हुआ है आपने, तो वो इस बात का अपोज करेगी। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब अगर आपने कोई फोर्स लगाया और उसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करी है तो इस बात का भी वो अपोज करेगी। कोई दिक्कत परेशानी? एग्जाम्पल भी अगर चाहूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अब ऑब्जेक्ट मतलब खड़ी है साइकिल, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, उसको चलाने की कोशिश करी, तो जब हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो हमें लगानी पड़ती है क्या? फोर्स। और वो एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, उस बात का वो अपोज करती है। उसी तरीके से मोशन, साइकिल चल रही है, मैंने ब्रेक अप्लाई करी तो ब्रेकिंग का अपोजिशन होता है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब जैसे बैट्समैन अगर मान लो बॉल आती है और उसके रास्ते में अपना बैट अड़ाता है और उसके डायरेक्शन चेंज करना चाहता है तो उसको फोर्स लगानी पड़ती है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं हम ये डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड इनर्शिया। relationship between mass and inertia। एक चीज तो समझ में आई होगी कि inertia जो है ये मास से बहुत कुछ रिलेटेड है। कैसे मास से रिलेटेड है inertia? तो हम देखते हैं इसको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हेवी होगा मतलब मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास कम होगा तो उसकी इनर्शिया भी कम होगी। ठीक है, तो इसके लिए यही सिंपल सा लिखते हैं कि मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जो मास होती है वो मेजर ही होती है किसकी? इनर्शिया की। कैसे पता? तो समझो एक बॉल सेम साइज का हमने अगर उसको किक करी तो वो बहुत दूर जाता है, लेकिन उसी जगह पे हमने एक स्टोन को किक करेंगे, एक बॉल है इसको किक करी, ये बहुत दूर आकर के गिरेगा, लेकिन इसी साइज का एक स्टोन
को हमने क्लिक किया तो ये ऐसे फ्लाई होता हुआ यहाँ तक नहीं आएगा, हो सकता है कि लुढ़का भी ना पाए, हो सकता है कि थोड़ा सा ही यहाँ तक मूव हो जाए। फाइन। तो इससे क्या समझ में आता है कि भाई अगर हेवी मास होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगी, लो मास होगा तो इनर्शिया भी लो होगी, कम होगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोमेंटम। बेटा मोमेंटम एक तरीके का एक मैथमेटिकल टर्म है। मोमेंटम क्या है? एक तरीके का मैथमेटिकल टर्म है। क्यों बोल रहा हूं इसको मैथमेटिकल टर्म? इसके डेफिनेशन से देखो, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉजेस बाय द बॉडी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। मतलब सिंपल सा है कि एक मैथमेटिकल टूल है, हमको बहुत सारी जगह पे इसकी यूटिलिटी होगी। और मोमेंटम को समझने का तरीका एक सिंपल सा है। अगर एक बस है, यहां पे ब्रेक अप्लाई करती है और यहां ब्रेकर है और यहां पे उसको रुकना है, तो एक हैवीनेस फील के साथ में रुकेगी। एक साइकिल वाले को भी यहीं ब्रेक लगानी होगी और यहीं पे आकर के उसको रुकना होगा। एक कार वाला भी आएगा तो वो भी, ये कार हो गया, ये बस हो गया और ये साइकिल हो गई, तो सबको यही ब्रेक लगा करके इतने ही देर में उसको रिटार्ट होकर के यहां रुक जाना है। लेकिन बस एक हैवीनेस के साथ रुकेगी, कार उससे कम और साइकिल सबसे कम। कैसे बात करना चाह रहा हूं? तो मोमेंटम जो होता है ये होता है m इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। आपको समझाता हूं। कहते हैं ना कि अगर हेवी बाइक से गिरोगे, एक स्कूटी चलाओ और बाइक चलाओ, अगर बाइक से गिरोगे तो कम चोट लगेगी, स्कूटी से चला करके अगर गिरोगे सेम स्पीड में तो आपको ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? तो जरा देखना, मास मोमेंटम मेन कार्यक्रम है। मोमेंटम को 10 होना है तो ये दो तरीके हैं, 2x5 एंड अगेन एक तरीका है 5x2। ये है मेरा मास, ये है वेलोसिटी। अगर स्कूटी की बात करते हो तो मानो उसका मास कितना हुआ 2, तो मेरी वेलोसिटी गिरने के बाद मैं कितने की स्पीड से घिसटूंगा 5। लेकिन अगर मैं गिरता हूं बाइक से, दैट इज 5 के मास से, तो मैं घिसूंगा कितने से? 2 से। तो भैया मतलब घिसने की वजह से कम चोट आएगी। हाँ, बाइक का वेट है, वो पैर पे गिरेगा तो पैर हाथ जरूर टूटेगा, दैट्स अलग मैटर है। लेकिन ये वाली बात समझना भाई, वैसे गाड़ी धीरे चलाएं, सुरक्षित रहें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप तेज चलाएं। लेकिन मेरा मोटिव समझना कि अगर मास ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, नो डाउट मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि सबको ब्रेकिंग यहीं अप्लाई करनी है, पहुंचना यहीं पे है। लेकिन जो बस रुकेगी वो एक हैवीनेस फील के साथ में, साइकिल रुकेगी वो एक लाइट फील के साथ। वही जो हैवीनेस और लाइट की जो बात कर रहा हूं ना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मोमेंटम। फाइन, तो लिख लेते हैं इसके लिए डेफिनेशन। क्या है मोमेंटम? momentum of a body is the quantity of motion possessed by the body. It is equal to the product of mass and velocity of the body। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोमेंटम है बेसिकली, है ना, पूरा मोमेंटम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं p से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्मॉल p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर। कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट इसकी जो होगी ये हो जाएगी kg, वेलोसिटी आएगा तो मीटर पर सेकंड। CGS में अगर लिखोगे तो CGS में हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। एंड अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे तो डायमेंशन फॉर्मूला मास है, मास m और वेलोसिटी होता है LT-1, तो mLT-1। आई होप किसी को इतने तक में दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब कार्यक्रम की होती है यहां से शुरुआत। तो दिमाग की बत्ती जलाइए, शुरू करते हैं। मैं पहले एक बार पूरे लिख देता हूं क्योंकि पहले से भी पढ़ा हुआ है, याद आ जाए पुराना वाला भी, फिर हम आगे की तरफ बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लॉ क्या कहते थे? फर्स्ट लॉ अगर याद होगा तो एक बार रिकॉल कीजिए। Everybody continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless it compelled by some external force to change the state. That means if an object wants to be in motion or wants to be in a rest, then it will be in motion or a rest respectively until and unless we not apply any external unbalanced force. Fine. लगते हैं हम इसको। Everybody continues in its state of rest of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state। पहले भी पढ़ा है, कोई नया नई चीज बता नहीं रहा मैं, है ना। हाँ, थोड़े से जब काम करेंगे इसके ऊपर तो वो जरूर नहीं होगी, है ना। सेकेंड लॉ क्या कहती है? सेकेंड लॉ मोमेंटम पे थी, लीनियर मोमेंटम, है ना। क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and the changes takes place। चेंजेस किधर होंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिधर फोर्स अप्लाई किया हुआ है उधर ही चेंज भी देखने को मिलेगा। एंड जो हमारा थर्ड लॉ है ये तो काफी फेमस है भाई, है ना। जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी इस बात को याद रखते हैं, ठीक है, बचपन से ही। टू एवरी action there is always an equal and opposite reaction। अगर आपने किसी पे फोर्स लगाया तो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक की? फाइन। तो हम और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं इनके लिए एग्जाम्पल्स और ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट को यहीं तक मैं पास करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आगे के पोर्शंस के साथ में। थैंक यू।